खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। नहरों के मामले पर एक बार फिर सियासत हो रही है या क्या हो रहा है, मगर सवाल एक फंडामेंटल है और बुनियादी है। इस पर हम मियाँ साहब से इसकी तफसील तो लेंगे कि क्या मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, मगर इसकी तह में क्या है। इसकी तह में ये है कि जब आप अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में री इन्वेस्ट नहीं करते, आबादी बढ़ने के साथ केक का साइज़ बड़ा नहीं करते, तो फिर इस तरह की जो है वो ज़िल्लतें भी हमें देखनी पड़ती हैं, लड़ाइयाँ, और इस पर अब सियासत की जा रही है। अब वो कह रहे हैं जनाब वो किसानों के लिए हम लड़ मर जाएंगे। किसानों का हमने गंदम में पिछली दफ़ा क्या किया उनके साथ, पिछली गंदम में हमने उनके साथ क्या किया, हम उनसे बिजली का बिल क्या ले रहे हैं, हम साया मुल्क क्या ले रहे हैं, हम जानते हैं ये जितने सिंसियर हैं हम सायों के साथ। बहरहाल इसमें से किसी भी फ्रीक के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल लेकिन किसान को हमेशा जो हमने देखा है कि जो मजदूर है, खेत मजदूर है, उसका हाल बुरा ही किया हमने। आगे बढ़ते हैं। PTI मौलाना के साथ इत्तेहाद करके क्या हासिल करना चाहती है, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि जनाब आप मौलाना से कोई बात ना करें, जो इत्तेहादी हमारे हैं मौजूद हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आज तक जही साहब का जिक्र किया उन्होंने और लोगों का जिक्र किया मुबैना तौर पर कि जी हम उन्हीं के साथ करेंगे, और जो है और ये जो रिलायंस है, और ये ना करें कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को उनके मदरसे के लोग चाहिए होते थे, कभी उनको अदालत की चौखट पे खड़ी कर देते थे, कहीं और खड़ा। तो इस तरह की सियासत PTI मेरे ख्याल में शायद करेगी, तो क्या वो सेल्फ डिफीटिंग होगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की काली मैशत का हजम $500 अरब हो चुका है, और काली मैशत के बारे में एक याद रखें, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। ये कभी भी ये जो है इन्वेस्टमेंट में या किसी प्रोडक्टिव या किसी तामीरी माशी सरगर्मी में नहीं होती, बल्कि इससे गंदे पैसे से गंदे पैसे से प्रॉपर्टियाँ खरीदी जाती हैं, जो कि हमेशा खरीदी जाती रही हैं। और बात करेंगे चीन और अमेरिका की टैरिफ वार नए डायमेंशन ले रही है। अब चीन ने लोगों को और भी धमकी देनी शुरू कर दी है कि अगर किसी ने हमारे एक्सपेंस पे कोई मुआहिदा किया अमेरिका के साथ, तो फिर आपको हमारी रॉथ जो है, या उन्होंने धमकी दी है कि भाई आप हमारे एक्सपेंस पे, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम टैरिफ में आपको जो बड़ी मार्केट है उनकी, उसमें आपको मुनासिब जगह दे देंगे। तो ये लड़ाई कौन सी डायमेंशन लेती है, उधर ईरान इराक मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अमेरिका ने एक और इल्ज़ाम लगाया है चीन पर कि जो एक असले की सनत से मुंसलिक चाइनीज़ फर्म है, उसके बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो शायद कोई मदद कर रही है हौसियों की, और हौसियों ने उनके बड़े एडवांस ड्रोन्स थे उन पर भी हमला किया है। और ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। जी मियाँ साहब, ये क्या हो रहा है, ये नहरों पर क्या क्या चमकाई जा रही है, या सिंध के लोगों का इस्तेसाल वाकई होने जा रहा है, क्या सिलसिला है? देखें काजी साहब, मैं तो ये कहूंगा कि दोनों जमातें सियासत चमका रही हैं। दोनों जमातों को ख्याल नहीं था कि किसानों के साथ क्या होना है, पानी का बहरान आना है, पानी की तकसीम किस तरह होनी है। 1976 से लेकर अब तक दोनों जमातें आगे पीछे जो है वो आती जाती रही, और लेकिन किसी ने भी 2 डैमों के अलावा कोई डैम नहीं बनाया। आपने देखा कि तरबेला डैम और मंगला डैम, इसके अलावा कोई डैम नहीं है काजी साहब हमारे पास। जो पानी उस वक्त तरबेला डैम और मंगला डैम में जमा होता था, और उससे भी कम इस वक्त जो है वो ज़खीरा होता है, क्योंकि उसमें सिल्ट भर गई है। और एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें डॉक्टर ली की रिपोर्ट थी, उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान को हर 10 साल में एक मेगा डैम की ज़रूरत है। और यह भी उसमें एक बाकायदा एक नक्शा जो है वो जारी किया उन्होंने, और उन्होंने तमाम जितने भी दरिया हैं उस पर आइडेंटिफाई किया कि फला जगह पर डैम बनाया जा सकता है, इन पर डैम जो है बनाए जाएं। लेकिन आज तक किसी ने डैम तामीर नहीं किए। जब कालाबाग डैम की बात आई तो मुतनाज़ा हो गया, लेकिन दूसरे डैम जो है वो भी तामीर नहीं किया। ये कालाबाग नहीं था तो पहले दयामर बादशाह बना लेते, उससे पहले जो है वो कुछ बूंजी जो है वो बना लेते, और उसके अलावा ये बताइए जो है जिसमें अखनूरी डैम है ये बताइए, लेकिन नहीं बनाए। एक पॉलिटिकल सवाल मुझे कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि हम तरफ ही आ रहा हूं, हुकूमत से निकल रहे हैं, ये बिलावल साहब कह रहे हैं। ये इसमें क्या है? उसी तरफ आ रहा हूं। जी मैं उसी तरफ सर आ रहा हूं। 27 मिलियन एकड़ फीट पानी हम समंदर में फेंकते हैं, लेकिन अब हमें जो है वो अब किसानों का जो है वो गम खाया जा रहा है। लेकिन मैं ये खबर ये है सर कि दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे का इत्तेहाद नहीं छोड़ेंगी। इसी हफ्ते जो हफ्ता शुरू हो चुका है, इस हफ्ते ही वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मीटिंग तय होनी है। राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन ने आपस में रब्ता कर लिया है, दोनों मुज़ाकरात जो है वो करेंगे और मुज़ाकरात से हल निकलेगा। लेकिन जो चोलस्तान का मामला है, चोलस्तान नहर का मामला, वो तय हुआ था मुशर्रफ दौर में, और वो जो है वो उस हवाले से जितनी भी नहरें बनाई जानी थी वो बाकी नहरें बन गई, एक नहर रह गई थी। इसको CCI में जाना है, CCI का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें यह मामला तय हो जाएगा। लेकिन जहां तक मामला हुकूमत से बेदखली का या हुकूमत से निकलने का, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकलेगी। वो इसलिए काजी साहब कि अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी छोड़ेगी
तो फिर क्या सिंध में हुकूमत होगी? क्योंकि सिंध के अवाम तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहां पर मुजाहरे कर रहे हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी अपनी सिंध की हुकूमत भी बचाएगी और वफाक में भी अपना हिस्सा बचाएगी और यहाँ पर भी रहेंगे। जहां तक नहरों का मामला है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, क्योंकि सिंध के अंदर जो आवाज़ आ रही है वो ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने खुद जो है नहरों पर तस्दीक मोहर जो है वो तस्दीक की थी और उसके बाद जो है वो ये, हालांकि इस हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, पीपल्स पार्टी नहीं मानती, लेकिन इस हवाले से जो सामने चीज़ आ रही है वो यही है कि दोनों पार्टियों ने कमिटमेंट की है कि वो इस मामले पर हुकूमत से अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और मुज़ाकरात से मसला हल करेंगे। अभी सेनेट का इजलास जो है वो कल शुरू होने वाला है, उसमें पीपल्स पार्टी ने खामोश हिकमत अमली बनाई है कि वो सेनेट के अंदर कार्रवाई में हुकूमत का साथ नहीं देगी और बजट पर जो है वो कैसा फड्डा पड़ना है। अगर बजट से पहले ये मामला हल नहीं होता तो बजट जो है वो मंजूर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बजट पीपल्स पार्टी के बगैर मंजूर होता हुआ नजर नहीं आता। क्यों गवर्नमेंट देखें, हलवे की प्लेट सामने पड़ी है, हमें भी पता है ये कैसे पावर में आए हैं, कि क्यों छोड़ेंगे इसको। मियाँ साहब बात ये है कि ये क्या, आप देखें ना, हमने देखा मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी जो बुनियादें थी वो तो हमने देख ली, क्योंकि बुनियाद इसकी ये थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी एक मुसीबत थी, उसको काउंटर करना था, तो ये उधर से अंदर आ गए और तब तक माशाल्लाह अंदर बाहर होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन सारी गिव इन कर दी, ख़त्म कर दिया, कैपिचुलेट कर दिया, तो क्यों ये हुकूमतें छोड़ेंगे। मगर सवाल ये है कि ये हुकूमत तो बचा लेंगे, मगर सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के किसानों को कौन बचाएगा। जो देखे ना आज क्या सोशल मीडिया पे ये आके हमें बता रहे हैं, ये तो बड़े माशाल्लाह बड़े बासरबत हैं, ये तो भूसा इतना महंगा बेच देते हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, और ये तो इनके ये तो बड़े 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 माशाल्लाह अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो ये है, और मामला क्या है, बिजली की कीमतें देखें, पानी का मामला देखें, जो इनपुट्स देखें, इसके जो खाद की कीमत देखें, जो किसान का हमने बुरकस निकाला है वो तो आपके सामने ही है। बहरहाल तो ये मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत छोड़ेंगे, आखिर में ये जो है वो आपस में मुकमुकाई होगा, क्योंकि न इनकी दोस्ती भी झूठी होती है, इनकी दुश्मनी भी। ये तो है कि हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मामला ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए कि जो सिंध के किसान, बलोचिस्तान के किसान या पंजाब के किसान जिन पानी के बहरान से जो दो चार हैं, ये किस लिए हैं। इसलिए कि वहां पर तो नहरें जो है लबालब भरी हुई, बाहर जो है वो उनका पानी गिरता है, वो पानी क्यों नहीं मिलता किसान को, वो कहाँ जाता है पानी। ये जरूर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन ये फैसला हो चुका है कि चोलस्तान जो है कायद साहब वो सैराब होगा, चोलस्तान नहर बनेगी और कालाबाग डैम भी बनेगा, क्योंकि कालाबाग डैम के लिए मुकम्मल तौर पर बातचीत हो चुकी है। देखें मैंने वो आपसे बात करता हूं, और इस हवाले से दोनों जमातों के सामने रखना है, आराम से बन जाए, मेरी बात सुने, वो बनना है। ये जो है ना गे गा गी यही चलता रहता है। ये मैं कल का बच्चा था जब यहाँ पे वली खान और सारे लाहौर में आए हुए थे, जंग अखबार के तहत ये हुआ था, कालाबाग डैम को डूब जावांगे, मर जावांगे, इंज हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। मैं हुवर डैम देख के आया लास वेगस में, वो तो नहीं डूबा, उसमें तो यहाँ पे क्यों डूब जाते थे, क्योंकि उसके पीछे IPPs की इन्वेस्टमेंट आनी थी। बहरहाल छोड़े इस बात को। 2010 का जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, मुझे थोड़ी याद आती है, क्योंकि ये मैंने कवर किया था जो बर्बादी हुई थी। उन्होंने कहा कि $10 बिलियन का ये पानी था, जिसे फ्रेश वाटर कहते हैं, ये दुनिया का एक असासा है, और $10 बिलियन के असासों को ताराज करके ये निकल गया। और इन्होंने क्या किया, यहाँ बैठ के जो है हम सड़कें और पुल और बना रहे हैं और तोड़ के दोबारा। 2010 का सैलाब जो है उसमें तो पानी जाया हुआ, लेकिन मैं ये आपको खबर दूं सर, और नाजरीन के लिए खबर है कि हर साल $1 मिलियन की जो कीमत होती है, इकोनॉमिक वैल्यू, वो है $1 बिलियन। हर साल हम 2 करोड़ एकड़ फीट पानी जो है वो समंदर में फेंकते हैं। ये 27 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है। 27 मिलियन एकड़ फीट से अगर आप $1 बिलियन को जरब दे लें तो पता चलता है कि हर साल हम कितना पानी जाया करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। पानी तो हमारे पास है, अल्लाह ने पानी दिया, लेकिन हम संभाल नहीं रहे। पानी है, हमारे पास सूरज है, हमारे पास क्या नहीं है। अगर है तो ये नहल और निकम्मे हैं जो हमारे ऊपर 70 साल से मुसल्लत कर दिए जाते हैं, वन वे आर दी अदर। बाकी क्या नहीं है इस मुल्क के पास। जितनी आपने रिपोर्टें बताई हैं वो सारी दुरुस्त हैं, ये इनकी औकात है ये निकाल सके, ये 2-2 टके पे ठेके निकल जाएंगे। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, चेयरमैन से मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कायद साहब जरूर ये कहा था कि अब कालाबाग डैम बनेगा। इस हवाले से वो कहा कि मैं पूरा अदा करूंगा और कालाबाग डैम में अपने टेन्योर में जो है वो शुरू करके जाऊंगा। मियां साहब वो आज बड़ी अच्छी बात है, जिस दिन बनेगा हम जाके घर में मुबारकबाद और मिठाई का डब्बा लेके जाएंगे। अभी तक तो हमारी दुर्गत बन रही है, बिजली खरीदते हैं दुर्गत बनती है।
गंदम जो है उगाते हैं तब दुर्गत बनती है, गंदम खरीदने जाते हैं तब दुर्गत। हमारे साथ बहुत बड़े हाथ हुए हैं, हमारे दिल के फफोले बड़े हमें तकलीफ देते हैं ये बात सुनकर। मगर आगे बढ़ता हूँ, ये मियाँ साहब ये एक अब सियासत की तरफ आते हैं। देखें यहाँ पे रियल इश्यूज पे कौन बाहर नहीं है? किसान बाहर हैं, डॉक्टर्स बाहर हैं, मजदूर बाहर हैं, और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हुई, कराची में मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वहाँ वो बाहर खड़े रहे, कोई बेआसरा, कोई उनके पास नहीं गया, कोई लीडर नहीं गया, कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई। ये नहरों पे पॉलिटिक्स करेंगे, ये जो है वो पीटीआई पे पॉलिटिक्स करेंगे, एंटी पीटीआई, प्रो पीटीआई, हालांकि तीनों में कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस इस हवाले से नहीं है कि पीटीआई शदीद मजलूम है और उस पर बहुत जुल्म किया है इस पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी, और हूसोएवर वाज विद देम, ये अपनी जगह पे दुरुस्त है। मगर अगर कोई मुझे ये कहे कि दे हैव एनी प्रो पीपल एजेंडा, या था, या वो हमने 3.5 साल में देख लिया था। मगर अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि मियाँ साहब जो एक दुरुस्त बिल बिला रही है, एक तहरीक बिल बिला रही है, यहाँ पे ये सुनने वाले सुन लें, और वो बन रही है, और वो पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से दूर बन रही है, और उनका कोई आसरा नहीं होता। कोई हम कोई एक DSNG भेज दें या किसी को एक टीवी पे बिठा के उसके दुख की कहानी सुन लें तो ये अलग बात है। मगर अब मैं आता हूँ इसकी तरफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब से अब क्या निकालना है पीटीआई ने? मुझे बताएं ना। कल वो कह रहे थे कि जी वो आजकल मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छी बात है, पीटीआई आपसे मोहब्बत करती है, सारे एक पास ही हो जो सन पता तो लगे हमारे साथ कौन है और आपके साथ कौन है। तो मैं समझ मियाँ साहब क्या पीटीआई को वाकई इस इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए, और क्या ये खबर दुरुस्त है कि किसी गलत ये सही है कि अंदर से खबर ये आई है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है मौलाना साहब से बात करने की, या ये सिर्फ एक जो दरफुंतनियाँ छोड़ते हैं सोशल मीडिया वाले? मियाँ साहब देखें काजी साहब, जो सियासत है ना वो सियासत करनी नहीं आ रही जमातों को। जो सियासत करनी चाहिए वो क्या है कि आपने देखा कि पंजाब के अंदर हर तबका बाहर निकला हुआ है, और उसमें किसान बाहर निकले हुए हैं, मजदूर बाहर निकले हुए हैं, किसानों को उनकी गंदम का रेट नहीं मिल रहा, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, वो जो वहाँ पर जो मजदूर हैं वो और मुलाजमीन जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। हर कोई बाहर निकलना चाहता है। जो आपने बात की है एक तहरीक की, वो तहरीक जो कि किसी को उसका कोई लीडर नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल बुला रही है और वो तलमला रही है, और वो वो बिल्कुल तूफान जो है वो बन रहा है। लेकिन उसमें जो ना तो पीटीआई होगी ना JUI होगी। अब JUI का 2 रोज़ा इजलास हुआ है लाहौर में, उसमें ये फैसला किया गया है जो कि आज मुतजाद खबर आई, लेकिन मेरी बात हुई JUI के ज़राए से, तो उन्होंने ये बताया कि ये बात ज़रूर हुई है इजलास के अंदर कि जो पीटीआई है उसमें यकसुई नहीं है, और जो सियासी जमात कमेटियां उनके इजलास होते हैं उसमें वो मौलाना साहब एक ब्रेक लेनी है, मुगलजात बोले जाते हैं, और वो मुगलजात जो है उनका स्क्रीनशॉट भी मौलाना को दिखाया गया। अब जो अपोजिशन इत्तेहाद है, अगर मौलाना फजलुर रहमान उसमें नहीं आते और दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो भी जाती हैं, तो उनका आप देख लें साइज क्या है। पीटीआई अडियाला जेल के सामने बंदे जो है इकट्ठे नहीं कर सकी। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, आपस में लड़ रही है, वो क़यादत की क़यादत जो है आवाज आ रही है, लड़ रही है इक़्तिदार पे। मियां साहब मेरी आवाज आ रही है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक नाज़रीन, हमारा मकसद है कि जो जेन्युइन मूवमेंट्स हैं उनको लीड करें। यही स्ट्रगल्स हैं जो लोगों को उनके हकूक दिलाती हैं। इससे मकसद ये नहीं है कि कोई यहाँ आके कोई तोड़ फोड़ करे, ये करे। पुरअमन जो है जो तहरीकें हैं अपने मकासद के लिए, उनकी तरफ देखते नहीं हैं, और जो बाकी जो सामान है जिसका ना कोई मैं नहीं है ना कोई गाल, उस पर ये लड़ाई करते रहते हैं। कोई लड़ाई नहीं है इनकी, आपस में अंदर से यारी दोस्ती होती है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आके देखेंगे कि पाकिस्तान की काली मैशत का हजम कितना है और ये कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई। चीन और अमेरिका की वार पर भी बात करेंगे, टैरिफ वार पर, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, कोई और काम कंसिस्टेंटली हुआ हो या ना हुआ हो, मगर हमारे यहाँ डॉक्टर इकरामुल हक, दीगर लोगों से, हम जो बड़े बड़े लोग हैं मैशत के हवाले से, उनसे हम ये आगाही भी लेते रहते हैं और उनसे एक जो है सीखने की भी कोशिश करते हैं। अब कहते हैं पाकिस्तान की काली मैशत का हजम 500 अरब रुपये। अच्छा, बड़ी कहानियाँ सुनी थी हमने पिछली दफ़ा जब हुकूमत 2013 में गालबन आई थी ना, मुस्लिम लीग नून की, अगर मैं गलत, तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि हमारे पास तमाम लोगों के रिकॉर्ड मौजूद हैं नादरा में, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनकी जो स्पेंडिंग की जो मिलान है वो बहुत ऊपर की तरफ जाता नज़र आता है। हम उनको पकड़ेंगे, कोई नहीं पकड़ा गया, आखिर में अवाम ही पकड़े जाते हैं। मियाँ साहब, अब ये इनफॉर्मल इकानमी है, अब ये कहते हैं जी हम इसको टैक्स नेट में लाएंगे, और टैक्स नेट में कौन लाएगा? हु विल बेल हिमसेल्फ। बात ये है, और इसमें मैं ये भी याद दिला दूँ
कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो 1992 का जो था एक्ट था, एक कानून बनाया था कि बाहर से जितने पैसे आ जाएं अंदर वो उसको हम नहीं पूछेंगे, अगर डॉलर्स में आ रहे हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट से कहा गया था। और मेरे बहुत सारे मैशदानों से बात हुई है, उनका ये इस पे गालिब अक्सरियत का ये कहना है कि ये जो इस कानून ने जो सीरियल मनी लॉन्ड्रर पैदा किए हैं वतन अजीज़ में, और जो हमारा हाल हुआ है आप 2018 से देख लें। कभी हम कहते हैं जी $18 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं क्या लीगल सोर्स से जा रही है, नहीं जा रही है। अगर लीगल सोर्स से जा रही है तो अच्छी बात है। अभी $11 बिलियन की बात हुई, कोई नहीं बताता। अब ये काम करने वाले कोई नहीं करते मियाँ साहब। ये गा गे गी की जो मैं बात करता हूँ, ये गाना मैं गीत जो है 1985 से सुन रहा हूँ, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ये बन जाएगा। हुआ क्या कि जो है इधर उसने, जिस तरह मैं कोट करता हूँ असलम भूटानी साहब को, वो कहते हैं जी बलूचिस्तान असेंबली के अंदर से भी अरबपति निकल रहे हैं, इधर से। भाई अल्लाह ताला और आपको हुन बरसे, मगर हमारे मुल्क में भी तो कोई नजर आए ना उस हुन का, जो सिर्फ एक तबके में वो हुन बरसता नजर आता है, नीचे नजर नहीं आता। अब ये $500 बिलियन है, ये कैसे बना मियाँ साहब? जरा इस पर आप मुझे अपनी राय दें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें कायद साहब, ये जो काली मईशत जिसको पैरेलल मईशत कहते हैं, ये और अगर सरकारी मईशत का हजम देखा जाए तो ये $1 ट्रिलियन बनता है। 500 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि काली मईशत जिसको कहते हैं। और ये रियल स्टेट जो है वो उसके वहाँ पर जो है वो खपती है। असल में इसका खालिक कौन था? इसका खालिक जो है वो सन 2000 में इसको शुरू किया गया था रियल स्टेट के बिजनेस को, और परवेज़ मुशर्रफ थे। और परवेज़ मुशर्रफ ने जब ये बिजनेस शुरू किया तो उस वक्त जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त तक वो लोग जो साइकिल पर थे वो पिजारों पे आ गए, और जो पिजारों पर थे वो जहाज़ों पे चले गए, और जहाज़ वो इतने बड़े हुए कि इतने जहाज़ों पर जहाज़ मल्टीप्लाई होते गए, और पाकिस्तान से वो सरमाया जो है वो बाहर जाता गया। यहाँ पर जितनी भी रियल स्टेट की इंडस्ट्री नहीं कहना चाहिए, खाता जो है वो उसमें तीसरे टाउन्स लगा लें, तीसरी जो सोसाइटीज़ हैं कि आज इस्लामाबाद के अंदर एक लिस्ट आई थी CDA की, उसमें 109 सोसाइटियाँ इलीगल थी। वो इलीगल सोसाइटियाँ कैसे बनी? उनको NOC किसने जो है वो दिया? CDA क्या सो रहा था, या LDA क्या सो रहा होता है, RDA सो रहा होता है? लेकिन नहीं कायद साहब, वहाँ पर रिश्वत ली जाती है। रिश्वत के जो वहाँ मईशत है, जो काली मईशत वो है, वो भी अगर निकाला जाए तो उसका जो हजम है वो भी बहुत बड़ा निकलेगा। अब ये जितनी भी मईशत जो है वो इस तरह है, काली मईशत जिसको कहते हैं, उसका कोई सिर पैर नहीं है। वहाँ पर ना तो किसी को रोजगार मिला है, फाइलें बिकती हैं, कागज बिकते हैं। एक कागज जो है कई लाख करोड़ का बिकता है, उस पर जो है लोगों के फ्रॉड होते हैं। आज अब जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें रोना क्या रोया उन्होंने? वो यही रोना रोया उन्होंने कि हम यहाँ इन्वेस्ट किया था प्लाटों पे, वो पैसा कहाँ गया? ना उनके प्लाट है ना उनका पैसा है, वो जिनकी जेबों में गया है उस पर नैब जो है वो खामोश रहा है। नैब ने आज तक तहकीकात नहीं की, लेकिन अब तहकीकात सुना है कि जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तहकीकात जो है वो किसी अंजाम तक पहुंचेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया है। किसी को बाहर से लाना है, किसी को अंदर से जो है पैसे निकालने हैं। टैक्स का जो है वो अब निजाम शुरू किया है। हमें तो IMF की जरूरत ही नहीं है कायद साहब। हम IMF के पास क्यों जाते हैं? $1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? $1 ट्रिलियन की इकॉनमी अगर पाकिस्तान की सरकारी इकॉनमी हो तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। अब 2 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहे हैं। हम तो पहले ही 1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, लेकिन वो जो काला धन है, काली दौलत है, वो इस वक्त हमारी असम्बलियों में भी नजर आती है, हमारे जो शोबों में नजर आती है, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में नजर आती है। तो हजूर मैं आपको ना यहाँ पर जो है अगर इंसाफ का अमल शुरू हो गया, और जो कि कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों का नाम वॉच लिस्ट में पड़ चुका है, और वो बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर वो वाकईतन ऐसा है तो ये काला धन भी वापस आ गया। तो 500 अरब डॉलर देखिए ना, हम काम क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कभी आज तक ये अभी ये दुकानों का मसला था, दुकानें तोड़ के पता नहीं उसके ठेके किसको ब्यूटिफिकेशन के मिलते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले तो ये तफ्तीश कराएं LDA में से कि हाँ यहाँ पे जो बाई लाज थे बिल्डिंग्स के वो क्या थे, कि भाई आपने अगर प्लाजा बनाना है तो उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे। पहले तो एक तफ्तीश शुरू कराएं कि ये किसने एग्जेम्पशन दी, इस पर शुरू कराएं। अभी लाहौर जो है, हम मैतों का जो है उन पर मेकअप करते रहते हैं। पहले यह तो पता चले कि हमारे खूबसूरत हरे भरे और जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों को इस सतह पर कौन ले आया, ये ब्यूटिफिकेशन। अब मुझे ये बताएं कि आप जो है पता करें, ये जो कोल का जो लगाया है आपने, ये किसने इजाजत दी? यहाँ अरशद अब्बासी साहब हमें बता के गए हैं, जिसकी वजह से लाहौर पे एक काली
तह जो है वो हमारे फेफड़ों में, हमारे बच्चों के अंदर जा रही है, और उससे किसी का बच्चा, वो बच्चा भी नहीं बचता जिसने जो है वो 2 नंबर प्लाजा बनाने की इजाजत दी है, और वो भी नहीं बचता। अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो कोल पावर प्लांट की आपने बात की है, ये मेरे सामने लगा है, मैं वहां पर विजिट करने के लिए गया था सर। वहां पर एक बड़े अफसर जो कि अब भी बड़े अफसर हैं, उनसे मैंने ये सवाल किया वहां पर खड़े होके कि ये जो कोल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी है, ये सुना है सब क्रिटिकल है, तो उन्होंने कहा कि ये हम पायलट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि इसकी ऐश जो है वो उसका बंदोबस्त क्या होगा। उन्होंने कहा जदीद टेक्नोलॉजी है, वहां पर ऐश जो है नहीं फैलेगी। इस वक्त ये हाल है कि वहां पर जो है लाहौर तक जो है ऐश ही ऐश है, और वहां पर जो है वो फसलें तबाह हो गई हैं, सारा वहां नहर नजदीक से गुजरती है, उसका पानी पोल्यूटेड हो गया है। लेकिन कायद साहब जो आईपीपीज हैं, इसमें उस वक्त जो आईपीपीज 2015 में लगे थे, हम बाद आईपीपीज की चल निकली है, तो उसमें हवेली बहादुर शाह लगा था, बल्लो की लगा था, नंदीपुर लगा था, और जो है गुद्दू पावर प्लांट 747 मेगावाट का लगा था। ये 3725 मेगावाट के बनते हैं पावर प्लांट्स। इसकी जो कैपेसिटी पेमेंट दी जाती रही है वो 2162 अरब रुपए दी जाती रही है। और अब जो है वो इन्होंने नेगोशिएशन जब हुई है पावर टास्क फोर्स की, तो इन्होंने नेपरा में एक दरखास्त दायर कर दी है कायद साहब। उन्होंने कहा कि हमारा रेट कम कर दिया जाए, क्योंकि 35% हमने मुनाफा कमा लिया है और 35% की कैपेसिटी पेमेंट हमने ले ली है। अब जो है वो कम से कम हमारा जो है वो हम आ गए हैं इस इशू सतह पे कि हमारा जो है वो नेगोशिएशन कर ली जाए, और हमारा एक तो मुनाफा कम कर दिया जाए, जो है वो उस सूरत हाल में जो है वो हम ले आएंगे, तो और उसमें मरम्मत और ऑपरेशन की लागत भी कम कर दी जाए। 5 रुपए फी यूनिट इसमें कायद साहब जो पैदावारी लागत है, बड़ी वारदात और बड़ा खेल हो चुका है। तो ये अच्छी बात है, इसमें बिजली की कीमतें कम होगी। मियां साहब मेरी बात सुने, ये ना मैं वही बात कह रहा हूं कि ये लाशों पे ना फेंकें परफ्यूम्स। जो काम और खेल आपने कर दिया है 1993 से लेके अब तक, इसको संभलने के लिए तो 5 इनकलाब चाहिए पाकिस्तान को। अब हम ये कर लेंगे, हम वो करने लगे हैं। अब वो चूंकि उन्होंने कहा यार खोलो मत, अब हमने खोलो मत। 11 पावर प्लांट्स ने पहले ही एप्लीकेशन दायर की है, 4 जो है ये है, 5 पहले थे, तो इससे कम से कम जो है वो 10 रुपए फी यूनिट मेरा ये सवाल ही कम होगी, तो इसमें जो यूनिट है फी यूनिट वो 25 रुपए तक जो है वो आने का इम्कान है। मियां साहब देख लेना इम्कान, मुझे पता, ठीक है आपकी बात ये है कि पहले तो ये पता चले ना कि वारदात हुई क्या है इस मुल्क के साथ। अब हम ये कर देंगे, अब हम ये ना करें इस तरह, ये बड़ी ना वो कहते हैं कि अब नमक छिड़कना है आपके जख्मों पर, पहले निकाल के लाएं अगर आप सिंसियर हैं, क्योंकि आप इसलिए निकाल के नहीं लाते कहीं मैं ही खुद ही निकल के ना आ जाऊं। फिर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ और खबरें हमारे साथ रही। खबर में दोबारा कुछ हम नाज़रीन, चीन और अमेरिका की जंग जो है वो डिसाइड कर रही है, डिफ़ाइन करेगी आज के ऐत को, और आने वाली दुनिया को भी डिफ़ाइन करेगी। मगर मैं इससे पहले कि इसकी हम तफसील में जाएं, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि चीन और अमेरिका जो एक निज़ाम राइज है, इसके 2 सिक्के हैं, और इसमें से अगर कोई एक दूसरे को हर्ट करता है तो दूसरा भी यकीनन हर्ट होगा। वो कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये कि अमेरिका के अंदर एक जंग शुरू होगी। फेडरल रिज़र्व उनका एक ऐसा इदारा है कि जिसमें जब आप फेडरल रिज़र्व का चेयरमैन अपॉइंट कर देते हैं तो उसके बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, आप उसको हटा नहीं सकते। ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैं इसे भी हटा दूंगा। खैर वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं 2-3 बातें मियाँ साहब आपको बताऊँ कि ट्रंप साहब ने ये चालाकी की कैसे। पहले तो ट्रंप साहब ने यह किया कि लेफ्ट खेलते रहे कि जो लोगों का नफरत और गुस्सा था निज़ाम से, उसको इमिग्रेंट्स की तरफ कर दिया, चाइना की तरफ कर दिया। और फिर वो खुद कहते हैं कि बर्नी सैंडर्स को देख के उन्होंने ये सारी खेल सीखा और 2015 से इस काम पे लगे हुए थे कि नफरत लोगों की बेजारी निज़ाम से थी या उस एलीट क्लब से थी जिसका ये खुद हिस्सा है, जो टैक्स 1 टके का नहीं देते, जो सेफ हेवन में पैसे रखते हैं और हर साल उन्हें टैक्स छूट मिलती रहती है। और आप जैसे जानते हैं कि सबसे बड़ा मसला ये, उन्होंने उसको उधर कर दिया। अब वो ठीक करना चाहते हैं किस टैरिफ के जरिए। अब टैरिफ क्या करेगा? टैरिफ में मियाँ साहब 2 बातें आपको बताऊं, सिर्फ एंड जो गुड्स हैं वही नहीं इंपोर्ट करता अमेरिका बेसिकली ऐसी गुड्स भी इंपोर्ट करता है, ऐसी चीज़ें और आलात भी इंपोर्ट करता है जो वहाँ प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता सामान तो चीन ही बना रहा है। तो अब ये होगा। हाँ, दूसरी तरफ चीन को भी एक मसला है, आज मैं बता दूं, वो ये मियाँ साहब कि चीन में जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, ओवर प्रोडक्शन का इशू है,
और उसके साथ साथ वहाँ पे जो प्रॉपर्टी को स्लम्प आया है तो वहाँ भी वो इतने अनस्केथ्ड नहीं जाएंगे। दोनों में एक फतह और ये नहीं कि पहलवान एक गिर गया है तो दूसरा पहलवान ऊपर चढ़ गया है, पहलवान दोनों जख्मी होंगे, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। और मेरी नाचीज़ राय में अमेरिका बहादुर इसमें ज़्यादा जख्मी होगा क्योंकि उसकी मैशियत का हजम भी ज़्यादा है। अब मसला ये है मियाँ साहब कि चाइना ने आज धमकी दे दी तमाम उन मुल्कों को जिनको अपनी तरफ ट्रंप रागिब कर रहा है कि भाई हम आपको फेवरेबल देते हैं, डील देते हैं, आपको जो टैरिफ है वो फेवरेबल देते हैं, आप चाइना को छोड़ के हमारे साथ आएँ। मगर मुझे ये बताएं मियाँ साहब, आज मैं फिक्र पढ़ रहा था कि आज अगर अमेरिका आईफोन चीन से उठाकर उधर बनाना शुरू करता है अमेरिका में तो वो तो $2300 का होगा, वो तो भुरकश निकल जाएगा अमेरिकन वर्किंग क्लास का, वो तो इतनी बड़ी इन्फ्लेशन होगी। क्या ये रास्ता है? बजाय इसके कि जो 4% इसका खसारा है उसको वो बड़ी मछलियों को टैक्स लगा के पैसे लेके उसको वो तो अपने तबके का दिफा कर रहा है, उनको तो नहीं करेगा, आवाम के गले काटेगा। क्योंकि ये सबसे आसान ये होता है ना, वो जो हमारे एक दोस्त कहते थे मुश्किल फैसला है, मैं कहा हजूर ये उर्दू बदल लें, मुश्किल फैसला तो तब होता कि अगर अपनी जेब पे आप हमला करते, गरीब आदमी की जेब पे हमला करके कहते हैं बड़ा मुश्किल फैसला करना, बड़े तकलीफ हुई हमें। तो ये जो मुश्किल फैसला वो कर रहा है, इससे मुझे लगता है कि मियाँ साहब एक खबर और भी, और फिर मैं पोडियम आपको देता हूँ कि ये उसके खिलाफ एक तहरीक भी शुरू हो चुकी है। अगर देखें तो जगह जगह पे, मैं आज जो खबरें मॉनिटर कर रहा था वो लोग निकलना शुरू हो गए हैं। और जब इस टैरिफ का बोझ आएगा तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मुझे तो लगता है कि अमेरिका में एक बड़ी तहरीक बनती नजर आ रही है। मियां साहब देखें कायद साहब, 20 जनवरी से लेकर अब तक जितने भी इकदाम हैं ट्रंप साहब के, वो तो अजीबो गरीब हैं। जो तजारती जंग है, मुझे लगता है कि ये एक बिलियनर्स बल्कि जो ट्रिलियनर्स का ग्रोह है, उन्होंने बगैर किसी हिकमत अमली से अपने आप को अमीर से अमीर तर करने के लिए छेड़ी है। अमेरिका के लिए जंग नहीं छेड़ी गई, क्योंकि अमेरिका में तो इस वक्त जो है महंगाई का दौरा है, वहाँ पर शरह सूद बढ़ रही है और एक दूसरे के गिरेबान जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं बल्कि, और उसके बाद ये गिरेबान जो हाथ हैं ये अमेरिकी सदर तक भी जा सकते हैं। अभी जो मामला है तजारती जंग के हवाले से, जो दुनिया में और चीन जो है वो उस हवाले से डटा हुआ है, तो जो बात आपने कायद साहब की कि चीन को ने धमकी दी है कि वो मालिक जो है वो जिनको अमेरिका ने ऑफर की है वो हमारी कास्ट पे बिल्कुल ये उनसे बातचीत ना करें। तो एक मुल्क है जिसका नाम है जापान। जापान से जब इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बयान दिया है कि हम अमेरिका के साथ 20% तजारत करते हैं और जो चीन है उनके पास साथ जो है 15% करते हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि हम एक का इंतखाब करें? हम दोनों के साथ जो है वो तजारत करेंगे। हम तो नहीं ये चाहेंगे कि हम अमेरिका चीन के साथ जो है तजारत ना करें और अमेरिका के साथ तजारत करें। इसी तरह बहुत से ममालिक जो हैं उन्होंने ये जवाब दिया है, बल्कि यहाँ तक कि इंडिया जो है वो भी मुकम्मल तौर पर अमेरिकन कैंप में जाने को तैयार नहीं है। वहाँ पर जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ा जोर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बन रही। और दीगर ममालिक जिसमें मलेशिया है, ताइवान है, कंबोडिया है और सिंगापुर है और दीगर जो रूस है इवन के, और यूरोपीय यूनियन जो है वो भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर ट्रंप को इनकार कर चुके हैं। तो कौन सी दुनिया के ममालिक हैं जो ट्रंप के साथ जो है नेगोशिएशन करेंगे और इस हवाले से चीन को टफ टाइम देंगे? चीन ने तो यहाँ तक करना शुरू कर दिया है अपना कायद साहब कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो डील, सर थोड़ी सी बात, जो डी लिस्टिंग की बात थी, उन्होंने धमकी दी थी कि चीन की कंपनियों को डी लिस्ट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने उनके बॉन्ड्स जो हैं वो बेचने शुरू कर दिए हैं, फरोख्त करने शुरू कर दिए हैं। अगर वो फरोख्त होने शुरू हो गए, वो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो फरोख्त होने शुरू हो गए, तो अमेरिका का दिवालिया निकल जाएगा, जो कि अभी निकलने के करीब है, वो दिवालिया निकल जाएगा। और मेरे पास कुछ फिगर है काज साहब कि जो डॉलर है वो आलमी सतह पर जो है वो अपनी साख उसकी गिर रही है। जो डॉलर है उसमें आज के फिगर है काज साहब, फिर आप अपने जो है वो गाइडेंस दीजिएगा कि डॉलर जो है वो एक यूरो के मुकाबले में 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है, येन के मुकाबले में 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है, और स्विस फ्रैंक जो है वो उसके मुकाबले में 0.9% जो है वो उसकी कमी की सतह पर आ गया है, और युवान जो है वो 0.1% के इजाफे के साथ सामने आया है। मियां साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो हमें यह समझने की है कि अब एक वर्ल्ड इकॉनमी थी, एक ग्लोबलाइज दुनिया थी, इसमें से ये पुल आउट करना चाह रहा है अमेरिका। पहले तो इस सारे इसके जो अगर नई दुनिया को पैदा हो रही है, मुझे तो नहीं लगता ये इसके जो बर्थ पैंक्स तो ना कहें, मुझे तो डेथ पैंक्स ही लग रहे हैं, तो इसमें बचेगा कोई नहीं। देखें, अगर अमेरिका बहादुर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है,
वो बैठ जाती है। तो उसके बाद सिर्फ चाइना ही नहीं वहाँ पे एक्सपोर्ट करता, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। कल वो क्या नाम है, भले से हमारे दोस्त हमारे टीवी प्रोग्राम में भी आए थे, डॉन में जो इकोनॉमी पे लिखते हैं, हुसैन, तो वो भी कह रहे थे कि हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों तरफ हमारे पाँव फंसे हुए हैं, इधर भी और उधर भी। इधर हमने सबसे बड़ा जो लोन है उनको वापस करना है, और उधर जो है IMF बैठा हुआ है जिसके साथ जो है हम बगलें बजाते हैं, वो नया कर्जा मिल गया। यानी हालत तो हमारी ये है। पर अब मौजू पे आते हैं, तो मियाँ साहब इसमें से तो अनस्केथ कोई भी नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसने अगर जिस तरह इसने बॉन्ड्स जो ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स बेचने शुरू कर दिए हैं, ये भी बहुत डेंजरस है। ये दूसरा बड़ा कर्ज खा है चाइना अमेरिका का, कुछ 762 या 765 बिलियन डॉलर का पहले नंबर पे वो है जो जापान है। तो ये जो ना इट बोर्ड्स वेरी, ये कोई अच्छी ओमन नहीं है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है इन दोनों का आपस में इस तरह लड़ना। और अगर चाइना ये समझता है कि वो दोबारा से अपनी इंडस्ट्री को लेके लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, अमेरिका अगर ये समझता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि चाइना का क्या क्राइसिस है, चाइना का ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस आ रहा है। एक ओवर प्रोडक्शन बुनियाद होती है रिसेशन की, कि जब आपकी फैक्ट्री का माल नहीं बिक रहा, कोई उसे नहीं उठा रहा, तो उसके बाद छांटियां शुरू होंगी, फिर रिसेशन, फिर वो एक विशेष सर्कल चलता है जिसे आप रिसेशन कहते हैं, जो कि एक यानी जुज़्व ला यनफुक है इस आलमी निज़ाम में सरमायादारी का। तो वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स नजर आएंगी। हम देखें कि जो भी दुनिया में बड़े इनकलाबात हुए हैं, जो बड़ी सियासी तब्दीलियां आई हैं मियाँ साहब, या वो जंगों के बाद आई हैं या वो रिसेशन के बाद आई हैं। जब भले आप 1929-30 का ग्रेट डिप्रेशन छेड़ी किसने है? कायद साहब, जंग तो ट्रंप ने छेड़ी है, चाइना ने नहीं छेड़ी जंग। नहीं, उसकी कंपल्शन जो है ट्रंप, उसको एहसास होना शुरू हो गया है और वो वहां पर जो है कन्वॉय भेजने शुरू हो गए हैं, अपने एनवॉय जो है वो भेज रहे हैं और चाइना के साथ जो है बातचीत करने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो है वो हमारी जान बख्शी करें और हमारा जो है वो मामला जो है वो सेट करें। जिस तरह उन्होंने आईफोन पर जो है वो टैरिफ जो है वो हाथ पीछे किया है टैरिफ पर, तो इसी तरह जो है वो आप अंदर से ट्रंप साहब जो हैं वो डर चुके हैं कायद साहब। नहीं, और मैं आपको बताऊं ना, ये सोने की कीमतें कहां जा रही हैं? मैं ब्रेक लेनी है, मगर मैं आपको ये बता दूं, ये उसकी कंपल्शन, वो 4% उसको जो है वो नीचे लाना है अपना डेफिसिट, अनसस्टेनेबल उसका जो है वो कर्जा 36 ट्रिलियन डॉलर पे चला गया था। वो क्या करता, या अपने तबके को हाथ डालता, ऊपर छुरा फेरता, या नीचे ही फिरता है और नीचे ही फिरने जा रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ब्रेक के बाद आएंगे और ये बताएंगे कि हौसीज ने कौन कौन से उनके बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को तबाह किया है और चीन की कौन सी फर्म उनकी मदद कर रही है मुबैना तौर पर ईरान निज़ाम के मुताबिक, और ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में सऊदी अरब क्या कर रहा है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, एक और बड़ी अहम खबर थी जो इस वीकेंड पे मेरी नज़र से गुजरी, कि उन्होंने कहा जी कि प्राइवेट फर्म है चाइना की, ज़ाहिर है चाइना की प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो जो भी हो, जितनी प्राइवेट हों CPI के नीचे ही होती हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हौसियों को इन्होंने कुछ तावन किया है। और अब मैं एक ठटका इस खबर पे, वो इसलिए कि भाई ये सर्द जंग तो शुरू कर दी इन्होंने, तो क्या इसको गर्म भी करेंगे? ये तो इसके तो खैर इसको सोच के ही इंसान के औसान खता हो जाते हैं। जितना पाइल है, अप है, असला है, दोनों ताकतों के पास या इस ग्लोब पर जितना इस वक्त जो ये जिसे हम कचरा कहते हैं, ये जैसे ये बाम शाम ये जो बना के हमने रखे हुए हैं, तो ये क्या इस तरफ भी जा सकते हैं? अल्लाह ताला शायद कोई अक्ल दे तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। मगर सवाल ये है मियाँ साहब के जो हौसीज़ हैं या हौतीज़ हैं, जिसे अंग्रेज़ी में आप हौतीज़ कहते हैं, ये खासा हार्ड नट टू क्रैक लगते हैं। यानी आज जो खबर आई है वो ये है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा, ये खबर देखिएगा, US सेज चाइनीज सैटेलाइट फर्म इज सपोर्टिंग हौती अटैक्स ऑन US इंटरेस्ट्स। अब ये एक बाकायदा यानी ऐलान जंग की ये एक स्टेटमेंट है कि जी आप उनको हेल्प कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हौतीज़ का जितना नुकसान भी होता है, जितने लोग शहीद होते हैं वहाँ के, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, मगर वो भी खड़े हैं और कोई ना कोई आए दिन किसी न किसी टारगेट पे, चाहे वो इजराइल में हो या चाहे समंदरों में हो, इनके इंटरेस्ट को वो हिट करते रहते हैं। तो मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये जो हमारे सामने रॉयटर्स का बयान चल रहा है, जो दुनिया की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, इसको कैसे हम इंटरप्रेट करें? क्या हालात इतने खतरनाक टर्न ले सकते हैं मियाँ साहब?
देखें कायद साहब, एक इसमें कोई शक नहीं कि हौसी जो है वो रेगुलर आर्मी नहीं है और हौसियों के पास इतनी दौलत भी नहीं है और हौसी जो है उनके पास वो जदीद हथियार और वो जो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हौसी जो है वो काम कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर पाती। तो इसमें ये शक तो ज़रूर पड़ता है कि हौसियों के पीछे कौन सी बड़ी ताकत है। लेकिन ये इल्ज़ाम है अमेरिका का कि मैं तो इसको इल्ज़ाम ही समझूंगा कि वो अमेरिका चीन की सैटेलाइट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और चीनी कंपनी जो है उनकी मदद भी कर रही है। लेकिन जो प्रूफ है चीज़ वो ये है कि अमेरिका इजराइल की मदद भी कर रहा है, उसको असला भी दे रहा है और जदीद असला दे रहा है। इसके बावजूद जो है वो और मियां साहब ये जरा खबर की भी आप ये खबर भी एक्सप्लेन कर दें। साबितशुदा है ना सर, ये खबर एक्सप्लेन कर दें कि ये जो खबर जो ये ड्रोन है, ये बड़े नाज़रीन ये खबर चल रही है हमारी स्क्रीन पे कि दो यूएस जो हैं इंतहाई एडवांस ड्रोन जो हैं उनको उन्होंने यमन ने उसे पिछले 24 घंटों में गिरा दिया है। जी मियां साहब जारी रखिए। कायद साहब देखें, ये जो उन्होंने ड्रोन मार गिराए हैं इसको रिपीटर का नाम दिया जाता है। रिपीटर ड्रोन वो ड्रोन होता है जो जासूसी भी करता है और कारपेट बमबारी भी करता है और अपने उसको जो हदफ है उसको बाकायदा तौर पर पिन पॉइंट करके जो है वहाँ हिट करता है। ये बड़ा जदीद और बड़ा महंगा ड्रोन है और उसको जो है वो बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया है। एक ड्रोन नहीं, इससे पहले भी ड्रोन मार गिराए थे उन्होंने। तो हौसियों ने तो वहाँ पर जाके उनके इजराइल के जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी हमले किए, यहाँ पर जो है वो अमेरिकी तनसीबात वहाँ पर भी हमले किए, उन पर जो है अमेरिका ने पैदर पे हमले किए। लेकिन उसी के जवाब में उसी तरह पैदर पे हमले हो रहे हैं और इस हवाले से ये तो एक इल्ज़ाम है सामने कि चीन उसकी मदद कर रहा है। लेकिन जाहिर है जब लड़ाई होती है तो एक मदद दूसरे मदद जो है वो ज़रूर आती है। लेकिन ये तो इल्ज़ाम जो है वो साबित होगा तो होगा। अमेरिका के पर जो है वो इल्ज़ाम साबित हो चुका है, इजराइल पर इल्ज़ाम साबित हो चुका है, दुनिया जो है वो मियां साहब एक पेंटागन में एक और स्कैम आ गया है, लेकिन उस तरफ हिसाब नहीं दिया जा रहा। साहब ये मैं जरा सुनिएगा और ये कहिएगा कि पेंटागन में सेकंड टाइम ये हुआ है कि उनकी जो हाईली एक उनकी सीक्रेट जो गुफ्तगू थी या जो प्लान था वो दूसरी दफ़ा जो है वो और कहा जा रहा है कि जो वो इस्तीफ़े मांग रहे हैं हाई ऑफिशल्स के कि ये जो यमन पर हमलों के हवाले से यमन पर हमलों के हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो लीक हो रही है। तो ये भी एक अजीब सी बात है। अमेरिका तो बड़ा हाईली एडवांस्ड मुल्क है मियां साहब। तो ये सेकंड टाइम हुआ है कि पेंटागन के चीफ जो हैं उनसे मांगा जा रहा है, इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है और वो वहाँ उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेकंड टाइम लीक हुई है। जी मियां साहब देखें कायद साहब, जो बड़ी खबर है वो ये है कि चीन ने हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस दुनिया के लिए कि एक पहले एटम बम का धमाका सुनते थे, अब हाइड्रोजन बम का धमाका जो है वो कर दिया है। और इस हवाले से बताया जाता है कि वो 2 किलोग्राम का हाइड्रोजन बम था जिसको जो है वो उसका धमाका किया गया, उसका तजर्बा किया गया। तो उससे 2 सेकंड के अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है वो आग का गोले की तवानाई निकली है। और उस हवाले से मेरी जो बात हुई माहिरीन से तो उनका कहना है कि 100 गुना ये बड़ी हरारत है। 100 सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है और 100 गुना ज़्यादा हरारत का मतलब यह है कि कई किलोमीटर तक जो है वो हर चीज़ मिलियामेट हो जाए। और इसमें ये उन्होंने इस मिसाल को इससे लिंक किया है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम फेंके थे उस पर जो है वो उस वक्त जितना वहाँ पर वजनी बम फेंका गया था, ये 2 किलो का जो ग्राम का जो हाइड्रोजन बम है वो उससे भी कई गुना ज़्यादा तबाही जो है मचा सकता है। और हिरोशिमा और नागासाकी में जितनी तबाही हुई थी वो सबको पता है कि वहाँ पर जो है वो सिर्फ नागासाकी में 1,60,000 बंदा जो है वो उस वक्त हलाक हो गया था और हिरोशिमा में भी लाखों लोग जो थे वो हलाक हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर है। लेकिन ये मियां साहब एक और बड़ी खबर है, ये जरा आप सुन लीजिएगा के लिए अच्छी है या नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर है और एक आलमी ताकत बनने के वो जो है वो बिल्कुल नजदीक है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे धमाका कर दिया, इतना न्यूक्लियर स्क्रैप है कि दुनिया को 10 दफा जो है वो बमबार कर दिया जा सकता है, मगर पागलपन से बचा जाए। मगर ये देखें, यूएस ओपन टू सपोर्टिंग अ यमन ग्राउंड ऑपरेशन। ये अफगानिस्तान में जो है वो जूते शूते खा कर निकले हैं, ज़िंदगी बर्बाद हुई अफ़गानियों की। इराक़ में भी इनकी जो हालत हुई है ऑपरेशन शॉक एंड ऑ हमने देखा, इसका क्या बना। आज हमें जन्नत नज़ीर लगता है वो इराक़ जिसमें सद्दाम हुसैन बैठा हुआ था। तो ये इसी तरीके जहाँ भी गए हैं इन्होंने बर्बादी की है। शाम को देख लें, आज ठीक है वो एक डिक्टेटर था, शाम में बैठे हुए थे जो भी साहब बशार अल असद साहब, अब वहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो मियाँ साहब
ये जो कब्ज़े की नफ्सियात है ना दुनिया में, ये एक छोटे प्लाट से लेके ओ दूर तक यही लगता है कि ये इसी पे दुनिया की जो बड़ी ताकतों की लड़ाई है। और ख़ास तौर पर जो तबके ख़ास तौर पर हुकूमत पे या ज़राए पैदावार पे काबिज़ हैं, वो इस सोच से आगे नहीं देख सकते कि ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसको हाइड्रोजन बम से तबाह करना है, एटम बम से हमने तबाह करना है, या उन बच्चों का क्या बनेगा जो बच्चे अभी ख्वाब मादर में जागे हैं, उनका क्या बनेगा। तो ये कोई इस तरह नहीं सोच रहा और अजीब व गरीब अहद है जिसमें हम आन पहुँचे हैं। और यूँ लगता है कि तमाम आलमी इशराफिया की आंखों में खून उतरा हुआ है। अल्लाह ताला इनको बेहतरी की तौफीक अता फरमाए या फिर अवाम इनका हाथ रोके। मियाँ साहब, लेकिन कायद साहब देखें, जो अमेरिका है वो तो 1000 किलोमीटर कितने हज़ार किलोमीटर से आकर इस खित्ते में आग लगाने के लिए आ गया है और ईरान को कहता है कि मुज़ाकरात करो, और जो मुज़ाकरात भी वो करो जो मैं कहता हूँ। लेकिन ईरान जो है वो कहता है कि हम मुज़ाकरात करेंगे बराबरी की सतह पर। 2 दौर हो चुके हैं कायद साहब मुज़ाकरात के, और जो माहिरीन हैं और जो देखने वाले हैं वो कहते हैं, और जो मैंने स्टडी की, मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अमेरिका तो कहता है कि मुकम्मल तौर पर अपने एटमी हथियार जो है उनको ख़त्म करें। क्या ईरान इनको ख़त्म कर देगा? अगर ईरान इसको ख़त्म कर देगा तो फिर ईरान क्या अजीम मुल्क बन जाएगा? ईरान भी ये सोचता है, क्योंकि इजराइल जो है वो इस वक्त फौरी तौर पर अमेरिका को उकसा रहा है कि ईरान पर हमला किया जाए। और क्या अमेरिका रूस जो है वहाँ पर देखें सर, वहाँ पर जो है जो सऊदी फरमारवा हैं उन्होंने ज़ाती पैगाम भेजा है ईरान में, अपने ज़ाती एलची भेजा, उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि वहाँ जाकर जो है खामनाई साहब जो हैं उनको मेरा ज़ाती पैगाम दें। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो रूस में गए, उन्होंने भी खामनाई का ज़ाती लेटर जो है वो रूस के सदर को दिया। और उस तरफ जो है दोबारा एक जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो चीन भी जा रहे हैं। तो ये मामला जो है साथ पैरेलल चल रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इजराइल अपने मज़मूम इरादे जो है पूरे करने के लिए तैयार है। तो ईरान का भी हक है कि वो बाकी ताकतों को अपने साथ मिलाए, और मुझे लग रहा है कि बाकी ताकतें ईरान के बिल्कुल पुष्ट पर खड़ी हैं। और सऊदी अरब चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाएं, सऊदी अरब चाहता है कि मुज़ाकरात में जो है खुश सलूबी से हो जाएं। लेकिन सऊदी अरब साथ साथ ये भी सऊदी अरब को मालूम है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या होगा, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। ये सारे जो नताइज हैं इनको सामने रखते हुए अब तीसरी नशिस्त जो है बड़ी अहम है। मई का महीना बहुत अहम है। अगर मई के महीने में या उससे पहले मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाते हैं, और जो कि मुझे नहीं लग रहा अगर नहीं होते, तो मई के महीने में एक बहुत बड़ा सानेहा जो है वो नजर आ रहा है। लोग ये हमें कह रहे हैं, लेकिन ये सानेहा जो है ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं होगा, ये सानेहा उन ताकतों के लिए भी होगा जो घमंड में है, जो गरूर में है, शायद वो यहाँ से उनको भागना पड़े। जो हमारे साबका वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ पिछले हफ्ते मौजूद थे कसूरी साहब, उन्होंने ये कहा था कि हम पॉजिटिव होते हैं, हम ये समझते हैं कि जी अ बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, कि इतने लीथल वेपन्स बन चुके हैं। आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है। जो एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे थे वो तो खिलौने जैसे भी नहीं थे, जो जितनी तबाही का सामान आज हमने कर लिया है। तो बहरहाल इससे बचने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए, और वही कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इससे निकाल लेगा। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।